नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन डेली की डेली जो आपके राजस्थान जीके को लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन कक्षा 6 से लेकर 10वीं क्लास तक का जितनी भी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बुक दी गई है उसका संपूर्ण निचोड़ देखते हैं। उसके साथ ही जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन यहीं से काफ़ी पूछे जाते हैं तो उनकी भी अपन साथ के साथ ही बात करते रहते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसकी जो भी व्याख्याएं हैं उनको भी अपन देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा कि आपके एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। तो चलिए, आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है 19/2023 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि जो 1923 में अजमेर से प्रकाशित आपका राजस्थान सेवा संघ जो आरएसएस के समाचार पत्र का नाम क्या था। तो यंग राजस्थान था, त्याग भूमि था, नवज्योति था या तरुण राजस्थान था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का नाम क्या था, वो था तरुण राजस्थान। क्या? तरुण राजस्थान। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपका तरुण राजस्थान था ये 1923 में प्रकाशित हुआ था और किसके द्वारा, यानी कि इसके संपादक कौन थे, तो वो थे आपके जय नारायण व्यास। इसको ध्यान रखना, कहाँ? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा ये संपादक थे। इसके कहाँ के थे? ये ब्यावर के थे, और ब्यावर भी जिला बन चुका है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अलावा अपन और भी कुछ बात कर सकते हैं, जैसे कि अपन बात करें कि राजस्थान केसरी है वो 1919 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, और किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था, और कहाँ से? वर्धा से हुआ था ये। कहाँ से? वर्धा से। इसके अलावा अपन बात करें नवीन राजस्थान की, है ना। नवीन राजस्थान भी आपकी शानदार बुक थी, या प्रकाशन हुआ था आपके इस न्यूज़पेपर का। जो नवीन राजस्थान था वो 1922 के अंतर्गत हुआ था, और ये भी विजय सिंह पथिक के द्वारा हुआ था और अजमेर से ही प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा अपन बात करें लोकवाणी थी देवी शंकर तिवारी के द्वारा की गई थी, है ना। लोकवाणी किसके द्वारा? आपके देवी शंकर के द्वारा की गई थी। जो देवी शंकर तिवारी थे उनके द्वारा संपादक थे, उनके द्वारा लोकवाणी आपके समाचार पत्र निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको गलत युग्म का चयन करना है। आपके पास में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, उनमें से जो गलत युग्म है उसका चयन करना है। बात करें रानी जी की बावड़ी क्या बूंदी के अंतर्गत है? हर्षनाथ जी की बावड़ी सीकर में है? चांद बावड़ी आपकी दौसा में है? जो मंदाकिनी बावड़ी है वो क्या आपके अजमेर में स्थित है? तो आपको गलत युग्म का चयन करना है कि इनके अंतर्गत जो दिया गया है वो गलत कौन सा है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगर अपन बात करें जो आपके मंदाकिनी बावड़ी है ना, मंदाकिनी बावड़ी है वो अजमेर में ना होकर कहाँ है? आपका सिरोही के अंतर्गत स्थित है। कहाँ है? सिरोही में। सिरोही, है ना, सिरोही के अंतर्गत स्थित है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? आपकी बूंदी के अंतर्गत ही है। हर्षनाथ जी की बावड़ी कहाँ है? सीकर में है, बिल्कुल। हर्ष पहाड़िया है उनके ऊपर स्थित है। चांद बावड़ी है ये आपकी दौसा के अंतर्गत है ना। इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गलत क्या है? मंदाकिनी बावड़ी जो आपकी कहाँ पे है? सिरोही के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा अगर अपन बात करें और भी, जो पन्ना शाह की बावड़ी है या तालाब है वो क्या है? खेतड़ी के अंतर्गत है। जो आप खेतड़ी कहाँ आता है? नीम का थाना के अंतर्गत। नीम का थाना ध्यान रखना ना, खेतड़ी नीम का थाना। चलिए इसके अलावा और भी अपन बात करें, जो दूध बावड़ी है, दूध बावड़ी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछी गई है। दूध बावड़ी है वो कहाँ की है? वो आपकी कहाँ? माउंट आबू के अंतर्गत है। कहाँ? माउंट आबू के अंतर्गत स्थित है। बात करें चांद बावड़ी आपकी दौसा होगी। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? त्रिमुखी बावड़ी आपकी उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो इनका भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काफ़ी और बावड़ियाँ हैं। अगर अपन बात करें जो मुख्य पूछी जाती है वो इनमें से पूछी जाती है। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, वो बनती है आपके पन्ना मीणी की। जो पन्ना मीणी की बावड़ी है वो कहाँ पे है? आमेर के अंतर्गत। आमेर के अंतर्गत है ना। पन्ना मीणी की बावड़ी कहाँ है? आपके आमेर के अंतर्गत है ना। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन। रानी जी की बावड़ी का भी ध्यान रखना आपको। रानी जी की बावड़ी है वो आपके कहाँ पर है? वो बूंदी के अंतर्गत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो आता है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन आपका जो सत्य नहीं है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, क्या बात यह सही है? बात करें इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश दी, क्या यह बात सही है?
अपन बात करें इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर को रखने की सिफारिश दी, या फिर इसके अलावा अपन लास्ट ऑप्शन की बात करें, इस समिति के द्वारा कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने की सिफारिश की जाती है। तो अपन बात करें जो पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। तो अपन बात करें कि डी ऑप्शन कैसे राइट हो जाता है, पहले अपन ऊपर वाले ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। कि जो आपकी ये सत्यनारायण राव समिति थी उसके द्वारा ही सिफारिश के ऊपर आपकी राजधानी बनाई गई थी जयपुर को, ये इसी की सिफारिश पर बनाई गई थी, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि अगर इसी समिति के द्वारा आपका मुख्यालय जो अजमेर था, कौन सा अजमेर के अंतर्गत क्या लोक सेवा आयोग रखा गया था, तो इसी की सिफारिश पर बिल्कुल सही बात है, हाईकोर्ट जोधपुर के अंतर्गत रखे जाने की सिफारिश दी थी, और इसको जो आपका हाईकोर्ट है वो भी आपका जोधपुर के अंतर्गत ही स्थित है। लेकिन अपन बात करें कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में, जो कृषि विभाग का मुख्यालय है वो उदयपुर में ना होकर भरतपुर में रखने की सिफारिश दी थी। कहाँ पे? भरतपुर में रखने की सिफारिश दी गई थी, और उसके आधार पर ही जो आपका कृषि विभाग है ना, कृषि विभाग का मुख्यालय जो भरतपुर में ही स्थापित किया गया था। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और आते हैं जैसे शिक्षा विभाग है, तो इसी समिति के आधार पर जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर के अंतर्गत, और खनिज विभाग है वो उदयपुर में रखने की सिफारिश की थी। सभी विभागों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को पता भी होगा। निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कालक्रम के आधार पर अपने को व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन करना है। बात करें कि आपके जैसे ऑप्शन नंबर 1 की बात करें कि पहले क्या पृथ्वीराज राय पेंथोरा थे, फिर पृथ्वीराज सेकंड आए, फिर विजयराज फोर्थ आए, या फिर सोमेश्वर आए। तो ऐसे पहले कौन आएगा? पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसी क्रम में आएंगे, या पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, या थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, आपको इस हिसाब से देख लेने हैं ऑप्शन, है ना। चलिए आई होप आप लोगों ने अपना आंसर देख लिया होगा। तो अब इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। अब अपन बात करें कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से कैसे याद राइट होता है, तो फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है आपका विजयराज फोर्थ। कौन सा आता है? 1 नंबर पे विजयराज फोर्थ आता है। फिर उसके बाद में बात करें पृथ्वीराज सेकंड आता है। फिर कौन सा आता है आपका? पृथ्वीराज सेकंड आता है। फिर उसके बाद के अंतर्गत आपका पृथ्वीराज थर्ड आता है। कौन सा आता है? पृथ्वीराज थर्ड आता है। और फिर आपके लास्ट के अंतर्गत कौन आते हैं? आपके जो आपके पृथ्वीराज थर्ड थे वो कौन थे? सोमेश्वर पुत्र थे। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट आंसर हो जाता है कि 1 नंबर पे इसको रखेंगे, 2 नंबर पे ये रहेगा, और थर्ड नंबर के ऊपर जो थर्ड नंबर पे आएगा फोर्थ वाला रहेगा थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे रहेगा वो आपके पृथ्वीराज पिंचोरा रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया था? निर्माता कौन थे? तो आपको बताना है कि जो आपके जसवंत थड़ा है उसके निर्माता कौन थे। तो जो आपके महाराजा भगत सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया, महाराजा जो आपके उमेद सिंह जी थे उनके द्वारा करवाया गया, या अपन बात करें महाराजा जो आपके विजय सिंह थे उनके द्वारा जो आपके जसवंत थड़ा है उसका निर्माण करवाया गया। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है कि जो आपके जसवंत थड़ा है उसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगर सरदार सिंह ने भी कब करवाया था? आपने जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था। क्या? जसवंत सिंह सेकंड की याद के अंतर्गत, जसवंत सिंह सेकंड है, याद रखना विशेष रूप से, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसके याद में करवाया गया था। तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था जसवंत सिंह सेकंड। जो जसवंत सिंह सेकंड थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर के अंतर्गत। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? आपका जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पे हो जाता है? आपका जोधपुर में हो जाता है। और इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। और सरदार सिंह ने कब करवाया? आपने जसवंत सिंह सेकंड जो इनके पिता थे उनकी याद के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपकी चित्रकला शैली से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है। बात करें कि आसिर खां और रुकनुद्दीन थे और चंदूलाल थे, ये आपके चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? तो वो आपकी ढूंढ
ढूंढाड़ शैली जो आपकी जयपुर वाली है उससे संबंधित है, बूंदी शैली से थे। उनियारा जो टोंक वाली शैली है उससे संबंधित है, और बीकानेर शैली से थे। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि जो आपका उनियारा टोंक है, तो टोंक कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक आपका कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे। जो असीर खां और उद्दीन होंगे और चंदूलाल जो आपके थे चित्रकार, तो वो कौन सी से संबंधित थे? तो वो आपके किससे? बीकानेर शैली से संबंधित थे। किससे? बीकानेर शैली से। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक नृत्य शहरी जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? तो शहरी जनजाति के द्वारा कौन सा नहीं किया जाता? बिछवा नहीं किया जाता, झेला नृत्य नहीं किया जाता, शिकारी नृत्य नहीं किया जाता, या द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर के बाद कि जो द्विचक्री नृत्य है ये आपके शहरियों के द्वारा या शहरी जनजाति के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। अब अपन बात करें कि अब कन्फ्यूज़ ये हो जाता है बच्चों के कि जो द्विचक्री है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर इसकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। अपन बात करें कि जो आपका द्विचक्री, कौन सा द्विचक्री नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है भीलों के द्वारा। कौन सा? भीलों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक आता है वो आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? वो आपके कान में करती है, नाक में करती है, गर्दन में करती है, या कमर पे धारण करती है? तो इसका जो राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके बुलाक है वो आपके नाक में धारण किया जाता है। कहाँ पे? नाक में धारण किया जाता है। इसके अलावा अगर और भी बात करें कि अगर नाक के और आभूषणों की, जैसे कि नथ हो गया ना, नथ भी आपकी कहाँ पे पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। इसके अलावा कांटा हो गया ना, कांटा भी कहाँ पे पहना जाता है? आपके नाक में पहना जाता है। चुन्नी के नाम से भी आता है, चुन्नी भी आपके कहाँ पे पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। लौंग भी आता है, जो लौंग है आभूषण ये आपका नाक में पहना जाता है। बुलाक आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपकी लटकन हो गई, चौंप हो गई है ना, चौंप का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें चौंप का, है ना, चौंप है वो आपकी नाक में पहना जाता है, नाक में। और अगर चौंप आ गया और चूंप आ गया ना, चूंप आता है वो आपके दांत का आता है। किसका? दांत का आता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको पता चल गया होगा कि बुलाक किसका है? आपका नाक का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन या संधि की थी? तो वो किसने की थी? आपके कोटा ने की थी, करौली ने की थी, जोधपुर ने की थी, या उदयपुर ने की थी? जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो गठबंधन किया था, किस रियासत ने किया था या किस जिले के द्वारा किया गया था? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसने की थी? आपकी करौली ने की थी। कि कौन सी ने? करौली ने की थी। जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहयोग का गठबंधन किया था वो किसने किया था? आपकी करौली ने किया था। कब किया था? अगर बात करें तो 9 नवंबर। कब? 9 नवंबर को किया था, 9 नवंबर 1817 के अंतर्गत। और राजा कौन थे उस टाइम पे? हरबख्शपाल थे। कौन थे? हरबख्शपाल। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर अगर संधि की थी वो कोटा ने की थी, फिर आपके टोंक ने की थी। तो इन तीनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, इसी के लिए पूछा जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि लोक नाट्य दुलिया राणा एवं नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुलिया राणा तो काफ़ी बार पूछा गया है, नानू राम भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि किस ख्याल से संबंधित है। ये जयपुरी ख्याल से है, कुचामनी ख्याल से, हेला ख्याल से है, या शेखावटी ख्याल से संबंधित है? तो ये दोनों कलाकार हैं वो किस ख्याल से संबंधित है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये किससे है? आपके दुलिया राणा और जो नानू राम थे ये आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित है। किससे है? शेखावटी ख्याल से संबंधित है। और इसके प्रमुख ख्याल कौन कौन से थे? डोला मारू हो गया, नल राजा हो गया, लैला मजनू हो गया, हीर रांझा हो गया, बर्तरी है ना, ये आदि क्या थे? इनके मुख्य ख्याल थे। इसके अलावा अपन बात करें इसके कलाकार कौन थे? दूली चंद हो गया, जो नानू राणा हो गया, भगवती प्रसाद हो गया, है ना, तो इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजावाटी कौन सी? आपकी राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियाँ है? तो राजावाटी और नागरचौल जो बोली है वो किसकी उपबोली है? मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है, रागड़ी की है, या बागड़ी की है? तो अपन इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी राजावाटी है, कौन सी? राजावाटी है और नागरचौल है, ये आपकी ढूंढाड़ बोली की उपबोली है। ढूंढाड़ बोली
की उपबोली है। और ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा आता है? जो ढूंढाड़ नदी वाला क्षेत्र है, जैसे जयपुर वाला, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, जयपुर और जयपुर के आसपास, ये क्या कहलाता है? आपका ढूंढाड़ कहलाता है। तो ये ढूंढाड़ नदी के कारण ही इसका नाम ढूंढाड़ पड़ा था, है ना। और इसकी बोली को भी क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी की ही उपबोलियाँ हैं कौन सी? राजावाटी और नागरचौल। इसके अलावा अपन बात करें कि आपको और भी काफ़ी चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए, तो कि जैसे कि ढूंढाड़ी की बोलियों की या उपबोलियों की बात करें, है ना, तो उसके अंतर्गत जैसे और भी उपबोलियाँ आती है, जैसे अहिरवटी हो गया, मेवाती हो गया, रागड़ी हो गया, है ना। ये अलग अलग उपबोलियाँ हैं, जैसे अजमेरी हो गया, नागरचौल हो गया, काठेड़ी हो गया, है ना। तो इनका भी आप लोगों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन मोरचंग है। मोरचंग क्या है? तो आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? आपका एक सुशीर वाद्य यंत्र है, एक घन वाद्य यंत्र है, एक तत्व वाद्य यंत्र है, या एक अवनद वाद्य यंत्र हो जाता है। तो मोरचंग की जब बात की जाएगी तो मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये सुशीर है। कौन सा? सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिसको फूंक देकर बजाया जाता है। कैसा? फूंक देकर बजाया जाता है। इसके अलावा देखो, जैसे कि मोरचंग तो हो ही गया, इसके अलावा आपकी बांसुरी हो गई, है ना, अलगोजा हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलगोजा, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अलगोजा हो गया, सहनाई हो गई, है ना, और सतारा हो गया। सतारा, नाम में तारा आ रहा है लेकिन तार नहीं है इसमें। सतारा के अंतर्गत किसका है? सुशीर है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा और बात करें, मोरचंग हो गया, सुरनाई हो गया, करनी हो गया, नागफणी हो गया, है ना, रणभेरी हो गया, मशक हो गया। मशक भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इनका आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये सभी किसके वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि और कौन कौन से आते हैं आपके घन, घन की अगर मैं बात करूँ, घन के अंतर्गत आपके मुख्यतः पूछे जाते हैं वो कौन से? जैसे मंजीरे, कौन सा? मंजीरा वगैरह हो गया, झांझ हो गया, रमजोड़ हो गया, खड़ताल हो गई, और करताल हो गई, है ना, चिमटा हो गया, हाँकल हो गई, हाँकल यानी कि सांकली वगैरह हो गई, है ना, चिंपिया हो गया, टाली हो गई है। ये किसके होते हैं? घन वाद्य यंत्र, जो कि धातु से बने हुए होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र की बात में बात करें तो तारों के द्वारा बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं, वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि आपके कौन सा हो गया? रावण हत्था हो गया, सारंगी हो गया, है ना, चिकारा हो गया, एक तारा हो गया, अपंग हो गया, बपंग हो गया, कमायचा हो गया, दुकाका हो गया, सुरमंडल हो गया, चौतारा हो गया, है ना। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अगर तत्वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो। और अवनद की अपन बात करें तो अवनद कौन से होते हैं? जो चमड़े के द्वारा मडगे बनाए जाते हैं, है ना, चमड़े से मडगे बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको कौन सा डप हो गया, है ना, डबल, जो डबली वाले ये सॉन्ग सुना है ना, उसमें डबली बजाते हैं ना, तो वो किसका बना होता है? चमड़े का ही बना हुआ होता है। अगर डेरू की बात करें, है ना, डमरू हो गया, है ना, आपका ताशा हो गया, ढोलक हो गया, मांदल हो गया, है ना, ये नौबत हो गया, नगाड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या है? अवनद के अंतर्गत आते हैं। तो चमड़े के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो तो अवनद हो जाते हैं, तार के द्वारा बनाए जाते हैं उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और घन, घन के अंतर्गत क्या है? जो धातु के द्वारा बनाई जाती है। और सुशीर जिन्हें फूंक देकर अपन बजाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षक है? तो लांगुरिया गीत जीण माता के मेले का आकर्षक है, रामदेव जी के मेले का आकर्षक है, शीतला माता के मेले का आकर्षक है, या केवला देवी के मेले का आकर्षक है? तो अपन बात करें लांगुरिया। जो लांगुरिया गीत है वो आपके घुटनों के बल के ऊपर, जो यानी कि घुटनों के बल पे बैठकर नृत्य किया जाता है। और ये कौन सी देवी के मंदिर में किया जाता है? आपके केवला देवी का मेला होता है, या केवला देवी के मंदिर के अंतर्गत ये आपका मुख्य आकर्षक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है केवला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से बाबू जी को जाना जाता है, कबीर जी को, गोगा जी को, तेजा जी को जाना जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं वो आपके वीर तेजा जी जाने जाते हैं। कौन से? वीर तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? खड़नाल के अंतर्गत, करनाल नागौर के अंतर्गत। और इनका गोत्र क्या था? धोलिया। धोलिया गोत्र के कारण इनको क्या कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। इनका पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। ताहड़ जी इनका क्या था? पिता का नाम। माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। काफ़ी बार पूछा गया है, ये 3 से 4 बार आया हुआ है इनके माता पिताजी का नाम, है ना। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, पिताजी का नाम ताहड़ जी है, माता का नाम राम कुंवरी थी, और पत्नी का नाम पेमल देता। क्या? पेमल देता। और इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है, काला बाला का देवता भी कहा जाता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भोपे की बात करें तो भोपे को क्या कहते हैं? इसके घोड़ला कहा जाता है, तो घोड़ला कहा जाता है ना। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए सुमेलित करना है आपको जो सूची 1 है उससे सेकंड तक। जो राजस्थान संगीत नाट्य एकेडमी है वो कहाँ पर है? अगर राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी है वो कहाँ पर है? पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आपको चयन करने के अंतर्गत आसानी रहे। चलिए
अब बात करें राजस्थान संगीत एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो अपन बात करें कि इसकी उपस्थिति की, तो ये है आपके जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ है? जोधपुर में। तो ए का क्या हो गया? थर्ड हो गया, इसको थर्ड कर देते हैं ना, ए का थर्ड हो गया। राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है जो आपके अरबी फारसी शोध संस्था, अरबी और फारसी शोध संस्था की जब बात की जाएगी तो वो कहाँ पर है? आपके टोंक के अंतर्गत। कहाँ पे है? टोंक के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बी का राइट हो जाएगा। रविंद्र मंच, रविंद्र मंच की जब बात करेंगे तो रविंद्र मंच कहाँ है? आपका जयपुर में है। कहाँ पे? आपके जयपुर में स्थित है। तो सी का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल, जो भारतीय लोक कला मंडल है वो कहाँ स्थित है? आपका उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो इसका फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि 3 1 2 4, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं 3 1 2 4 किस में आ रहा है। तो 3 1 2 4, ये ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, जो गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन है। तो जो गठियाला अभिलेख मिला है उससे संबंधित जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। अभिलेख में प्रतिहार शासक को जो हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण मिलता है क्या? बात करें अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। अभिलेख में नागवट फर्स्ट के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करवाने का विवरण मिलता है। यह अभिलेख 4 अभिलेखों का एक समूह है। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है कि असत्य कौन सा है इस अभिलेख से संबंधित। तो इसके अभिलेख से संबंधित असत्य की बात करेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है कि इस अभिलेख के अंतर्गत जो नागवट फर्स्ट है इनकी राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण नहीं मिलता। इसके अलावा अपन बात करें कि जो ये आपके नागवट फर्स्ट थे इनके द्वारा क्या हुआ था, इन्होंने ये सूचना इसके अंतर्गत अपने को नहीं मिलती है। बात करें कि इस अभिलेख का जो प्रतिहार ने उत्कीर्णन करवाया था वो किसने करवाया था? जो आपके को प्रतिहार थे उन्होंने उत्कीर्णन करवाया था। इसके अलावा अपन बात करें लेखकों में, जो लेखों में आपके मग जाति के ब्राह्मणों का भी वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही बात है। एक बात को इसके अलावा और बात करें, जो इसका उत्कर्ण हुआ ना स्वर्णकार कर्ण, जो आपके कृष्णेश्वर थे उनके द्वारा हुआ है, और जो आपके प्रतिहार शासक थे हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का भी इसके अंतर्गत क्या मिलता है? विवरण मिलता है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि ये लेखों का क्या है? एक समूह के रूप में पाया जाता है। चलिए, राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी इसके अंतर्गत? आपके जोधपुर था। कौन सा था? जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार क्वेश्चन, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायला पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? जो बूढ़ा पुष्कर है, होकरा है, जायल है, ये पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है, काश्य काल से है, ताम्र काल से संबंधित है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो बूढ़ा पुष्कर है, होकरा है, जायल है, ये जो पूरा स्थल जो पशुपालन काल से ही संबंधित है। कौन से काल से? पशुपालन काल से संबंधित है। लेकिन अपन बात करें जो पूरा पाषाण काल था आपका, कौन सा? पूरा पाषाण काल से क्या हो जाता है? ये संबंधित हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत है? तो आपको बताना है असंगत है, उसका चयन करना है। जो अलख्य संप्रदाय है उसकी जो प्रमुख पीठ है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। निरंजनी संप्रदाय की गाड़ा गांव डीडवाना में आपकी प्रमुख पीठ है। इसके अलावा लालदासी जो संप्रदाय थी उसकी प्रमुख पीठ दोलीदूब अलवर में है। गुदड़ा संप्रदाय की जो आपकी प्रमुख पीठ है वो दातड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। तो इसके अंतर्गत जो आपका असंगत युग्म है उसका आपको चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो अलख्य संप्रदाय है, अलख्य संप्रदाय की जो आपकी प्रमुख पीठ है वो आपके बिलाड़ा जोधपुर में स्थित नहीं है। अब अपन बात करें कि इसकी प्रमुख केंद्र कौन सा है, अगर बिलाड़ा जोधपुर नहीं है तो कहाँ पे है? आपके बीकानेर के अंतर्गत है। अलखिया की कहाँ पर? आपके बीकानेर में स्थित है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो तुलजा भवानी जी का मंदिर है वो कहाँ है? नाडोल के अंतर्गत है, बारा में है, चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, तुलजा भवानी जी का मंदिर है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और आज के वीडियो के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है
किस प्रतिहार शासक ने आदिव्राह की उपाधि धारण की थी? तो आदिव्राह की उपाधि किसने धारण की थी? आपके नागभट्ट फर्स्ट ने की थी, नागभट्ट सेकंड ने की थी, वत्सराज ने की थी या महिर भोज ने की थी? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके आदिव्राह की, यानी कि आदिव्राह की जो आपकी उपाधि धारण की थी, तो मिहिर राज भोज थे उनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार एंड खूबसूरत आंसर निकल के आता है। इसके अलावा अगर और भी अपन बात करें, जो नागभट्ट फर्स्ट थे उनके द्वारा भी काफ़ी उपाधियाँ धारण की गई थी, जैसे कि नागावलोक हो गया, है ना, नागावलोक के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र के आपके दंभ का नाशक भी माना जाता है। तो ये दोनों उपाधियाँ आपके नागभट्ट फर्स्ट की मानी जाती है। नागभट्ट सेकंड की बात करें तो उसे महाराजा धीरा राज बोला जाता है। क्या? महाराजा धीरा राज बोला जाता है। तो उन्होंने महाराजा धीरा राज की उपाधि धारण की थी। परम परमेश्वर की थी, है ना, परमेश्वर की भी इन्होंने उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा अपन बात करें वत्सराज की, जो वत्सराज थे इन्होंने रणहस्तिना, क्या, रणहस्तिन की थी। इसके अलावा जयवराह की भी उपाधि इन्होंने क्या की थी, धारण की थी। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ भी गलती अगर गलत बता दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि अगर गलती इंसान से ही होती है, अगर आप हमें गलती बताओगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा कि आपका पूरा फोकस है पढ़ने पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।